नमस्कार साथियों, एआर एकेडमी और विनर स्विंग के इस संयुक्त प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं महेंद्र चौधरी, पॉलिटिकल साइंस की अपनी आज चौथी क्लास है। इससे पूर्व की कक्षाओं के अंदर हमने राजनीति विज्ञान के और आरएस मेंस के सिलेबस के जो बिंदु है उनके ऊपर कुछ परिचर्चाएं की थी। हमने संविधान के संबंध में उसके निर्माण की, उनकी विशेषताओं की, फिर कल की क्लास में हमने मूल ढांचे की, केशवानंद भारती केस की बड़ी अच्छे से चर्चा की। फिर अब सिलेबस का जो दूसरा पॉइंट है वैचारिक सत्व का, यानी कि जो आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आपके पास में मुख्य परीक्षा का सिलेबस निकाल के आपकी टेबल के ऊपर होना चाहिए, ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और सिलेबस से इतर ज़्यादा भटकाव ना हो, इस हेतु सिलेबस आपके पास हो। सिलेबस का जो दूसरा टॉपिक है वैचारिक सत्व, उसके तहत अपन आप उद्देशिका का आज अध्ययन करेंगे और उसके बाद मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य है। तो इन चार टॉपिकों का अपन क्रमवार अध्ययन करेंगे। आइए आज की क्लास में अपन उद्देशिका पे चर्चा करते हैं और आरएस मेंस, उसके साथ साथ स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के दौरान जो सवाल बन सकते हैं और जो वर्णनात्मक, विशेषकर अपना डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, तो उनकी अपन आज की क्लास में परिचर्चा करते हैं। पेन कहाँ रह गया? उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना भी अपन कहते हैं। हालांकि जो भारतीय संविधान के अंदर जिस शब्द का हिंदी पाठ के अंदर प्रयोग किया गया है वो है उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी संविधान के लिए उद्देशिका उसका परिचय पत्र होती है। उद्देशिका ये बताती है कि उस संविधान के अंदर या उस देश की राज व्यवस्था के अंदर किस तरीके की शासन प्रणाली है, लोगों को कौन से अधिकार दिए गए हैं, या फिर वो संविधान कब से लागू है। इन तमाम चीज़ों का जानकारी रखने वाली उद्देशिका संविधान का मोटा मोटी एक निचोड़ हुआ करती है। तो उद्देशिका सबसे पहले हमने देखा अपने यूएसए के संविधान के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान की चर्चा अपन समय समय पे करते रहते हैं। तो उन्होंने ही संविधान के साथ, अमेरिकी संविधानवेताओं ने उद्देशिका का भी प्रावधान किया था और हमने भी कहीं न कहीं अमेरिकी संविधान से सीखते हुए वहां से उद्देशिका का विचार लिया। तो हमारी उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से हमने इसका विचार लिया है। हालांकि जो प्रारूप है उसकी अपन आगे चर्चा करेंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान के अंदर भी लिखा गया है, वी आर द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका। और उसी की तर्ज पर हमारे भी उद्देशिका की पहली लाइन यही है कि हम भारत के लोग। तो जो प्रथम पंक्ति है वो अमेरिकी संविधान से पूर्णतः प्रभावित है, जबकि उससे प्रथम पंक्ति के अलावा जो शेष प्रारूप है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की जो प्रीएम्बल है वहां से लिया गया है। फिर अपन उद्देशिका की बात करें तो उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। संविधान का परिचय पत्र, और ये न केवल हम कह रहे हैं बल्कि संविधानवेता और प्रख्यात कानूनविद नानी पालकीवाला, जिनकी चर्चा अपन ने केशवानंद भारती केस में भी की थी, तो नानी पालकीवाला ने इसके लिए इस शब्दावली का इस्तेमाल किया है, संविधान का परिचय पत्र। यानी कि यदि पूरे संविधान को पढ़ने की बजाय अपन उद्देशिका को भी देखें तो हमें मोटा मोटी अंदाज हो जाता है कि भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, लोगों की स्थिति क्या है, शासन व्यवस्था के क्या लक्षण हैं और कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, या फिर संविधान किस दिन अंगीकृत किया गया, कब लागू हुआ।
वो जानकारियां मोटा मोटी हमें मिल जाती है। इसलिए संविधान का परिचय पत्र नानी पालकीवाला जी ने कहा। फिर हम सुभाष कश्यप का नाम सुनते हैं। उन्होंने भी जो सुभाष कश्यप एक प्रख्यात पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। इन्होंने कई अच्छी अच्छी बुक्स भी लिखी है। जैसे अपन बुक्स की बात करें तो अलग रंग में लिख देते हैं ताकि बुक्स अलग से दिख पाए। और कॉन्स्टिट्यूशन ये बुक इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेंस में आंसर राइटिंग के दौरान इनको कोट कर सके। और पार्लियामेंट, और सुभाष कश्यप ने हमारे इस उद्देशिका के बारे में कहा है कि उद्देशिका, यदि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका उस शरीर की आत्मा है, यानी कि संविधान की आत्मा है। ये सुभाष कश्यप जी ने कहा है। सुभाष कश्यप की ये बुक्स नॉर्मली कॉलेजेस के अंदर या फिर एक ऑथेंटिक बुक्स के रूप में हम इनका अध्ययन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के बारे में जब हमें पढ़ना होता है तो इनकी चर्चा करते हैं। और सुभाष कश्यप जी लोकसभा के अंदर महासचिव भी रह चुके हैं, जो 7वीं 8वीं और 9वीं लोकसभा थी उस दौरान ये लोकसभा के महासचिव भी थे। तो इन्होंने उद्देशिका के संदर्भ में कहा कि संविधान यदि शरीर है तो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना उसकी आत्मा है। फिर अपन देखते हैं, ये हमने कुछ कोटेशंस इसलिए देखे ताकि यदि कभी प्रस्तावना पे प्रश्न बने और या ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न बनते हैं तो ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। उस संदर्भ में अभी हम संविधान के अंदर उद्देशिका के ऊपर आगे चर्चा करते हैं कि संविधान सभा ने उद्देशिका को कब स्वीकार किया और संविधान के अंदर इसको स्थान दिया। आज अपन जो सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की संविधान की मोटी सी बुक देखते हैं, उसके अंदर यदि आप देखेंगे तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 से लेके 395 तक जो चर्चा है, जो उल्लेखित किए गए हैं, उस आर्टिकल 1 से भी पहले उसी पुस्तक के अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पहले प्रस्तावना का जिक्र किया गया है। तो उस प्रस्तावना को हमारी संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को अपनाया था, जो कि द्वितीय वाचन का अंतिम दिन था। आप जानते होंगे कि संविधान निर्माण के दौरान 3 वाचन हुए थे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो दूसरे वाचन के जो अंतिम दिन यानी कि 17 अक्टूबर 1949 को अगले बिंदु पे लेके चलते हैं। उद्देशिका का अपनाया कब? संविधान सभा ने उसको 17 अक्टूबर 1949 को इसके प्रारूप को अपना लिया गया। तो इस तरीके से ये हमारे एक संविधान के हिस्से के रूप में संविधान सभा ने इसको अपना लिया। और जब पूरा संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 को उद्देशिका और उन विभिन्न संविधान के अनुच्छेदों के साथ लागू हो गई। हालांकि कई प्रावधान हमने देखा था कि 26 नवंबर को लागू हुए थे, लेकिन उस दिन ध्यान रहे कि उद्देशिका उस दिन लागू नहीं हुई थी। उद्देशिका और जो शेष प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। अब अपन उद्देशिका के संदर्भ में आगे की बातें करते हैं। तो पहले एक बार उद्देशिका के अंदर क्या लिखा हुआ है वो चीज देख लेते हैं। एक बार उद्देशिका को अपन पूरा लिख के देख लेते हैं। हम भारत के लोग सबसे पहली पंक्ति जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से ली गई, उसी के सदस्य हमने हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया। हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
इन शब्दों की अपन आगे चर्चा करेंगे, इनका अर्थ समझेंगे। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इधर देख तो पा रहा है। गणराज्य की स्थापना करना है। हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना एवं उसके समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को, समस्त नागरिक शब्द का प्रयोग हुआ है, नागरिकों को। अब इसके अंदर तीन जो चार अलग अलग बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहले न्याय की बात की गई है, फिर स्वतंत्रता की बात की गई है, फिर समता की बात की गई है, और फिर बंधुता की बात की गई है। यानी कि उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को प्रदान करने के लिए आज इस संविधान सभा के अंदर तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी 2006, जो कि भारत का राष्ट्रीय संवत है, शक संवत, उससे ये अलग है। वो शक संवत है और अपन इसमें विक्रमी संवत की बात करते हैं। उसका भी उल्लेख उद्देशिका के अंदर है, मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, यानी कि इनएक्टेड एवं आत्मा अर्पित करते हैं। आत्मा अर्पित यानी कि आत्मा के अंदर एक तरीके से इसको हम समाते हैं, इसको आत्मा से अर्पित करते हैं, आत्मा अर्पित करते हैं। और वो तारीख कौन सी है? 26 नवंबर 1949। तो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना हो गई। और ये प्रस्तावना हमें अक्सर से याद होनी चाहिए कि सर इस तरीके से कौन याद करता है और क्यों याद करनी चाहिए। यकीनन इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रस्तावना से जब जब सवाल बने हैं तो या तो इसके क्रम को लेकर भी सवाल बन जाते हैं कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये इस क्रम में है, या फिर इसके अंदर जब न्याय की बात होती है तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता की बात होती है तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की ये 5 स्वतंत्रताएं वो भी क्रम में पूछी जा सकती है। या फिर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो भी जो इसके अंदर सवाल बनते हैं तो अपन इन शब्दावलियों का यूज इसी क्रम में कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये चीजें हमने इससे पहले भी कहीं पढ़ी है। इससे पहले उद्देश्य का प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही अधिवेशन के अंदर, संविधान सभा के पहले ही अधिवेशन के अंदर 13 दिसंबर को पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को, जो कि जनवरी 1947 में पारित हुआ था। उसी का ये अगला रूप है प्रस्तावना। तो उद्देश्य प्रस्ताव से ये प्रभावित है। उद्देश्य प्रस्ताव, इससे पहले हमने जो उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर अपने देखा था 8 प्रस्ताव थे। हालांकि वहां स्वतंत्रताएं और न्याय के संबंध में थोड़े से अलग बिंदु थे, लेकिन उसमें भी संप्रभु भारत की, उसके लिए संविधान निर्माण की, न्याय की, ये तमाम बातें उसके अंदर की गई थी। तो हमारे इस प्रस्तावना के अंदर जो उद्देश्य का प्रस्ताव है वो उससे को रिलेट करके भी इसको हम जोड़ के देख सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो अच्छा सा सवाल, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का सवाल बन सकता है कि हमारी प्रस्तावना के अंदर कौन कौन से तत्व नहीं थे। तो हमारी प्रस्तावना के अंदर, जैसा कि अपन पूरी प्रस्तावना सामने देख रहे हैं, तो इसके अंदर 4 तत्व नहीं थे। सबसे पहला तत्व ये कि हम भारत के लोग, जो ये प्रथम शब्दावली है, इससे तात्पर्य निकलता है कि संविधान का अधिकार, संविधान
अधिकार क्षेत्र कहां से प्राप्त करता है, या फिर संप्रभुता किसके अंदर नहीं थे, तो वो भारत के लोगों के अंदर नहीं थे, और संविधान इस भारत के लोगों से ही शक्ति प्राप्त करता है। तो पहला बिंदु तो ये हो गया। दूसरा, उसके आगे के जो ये बिंदु आते हैं वो है भारत की शासन व्यवस्था को लेकर। तो जो दूसरा तत्व है भारत की शासन व्यवस्था, उसका हमें पता चलता है जब हम प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं। तो भारत की शासन व्यवस्था, और भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य जी। हम आगे चर्चा करेंगे कि इन शब्दों के क्या निहितार्थ होते हैं। उससे पूर्व हम दो तत्वों की चर्चा कर चुके हैं। और तीसरा, संविधान के उद्देश्य। शासन व्यवस्था के बाद संविधान के उद्देश्यों की बात की गई है, और संविधान के अंदर उद्देश्यों के रूप में नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे विभिन्न अधिकार दिए गए हैं। और चौथा तत्व, इस संविधान के लागू होने की तिथि, संविधान की तिथि। हालांकि जो प्रस्तावना के अंदर तिथि दी गई है वो उसको अंगीकृत करने की, यानी कि संविधान को अपनाने की है, और लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। वो इसके अंदर जिक्र नहीं है, लेकिन 26 नवंबर 1949 जिस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। तो इन चार चीजों का हमारी प्रस्तावना के अंदर उल्लेख मिलता है, और हम इन चार भागों में बांटकर प्रस्तावना का अध्ययन कर सकते हैं। तो अभी अपन देखते हैं एक एक करके बिंदु वाइज इन शब्दों के क्या निहितार्थ है। सबसे पहला बिंदु है हम भारत के लोग। ये हमने देखा कि यूएसए के संविधान से हमने लिया है। दूसरी बात, इससे ये सिद्ध होता है कि संविधान भारत के नागरिकों से, भारत के लोगों से, पीपल ऑफ इंडिया से शक्ति प्राप्त करता है। आखिरकार संविधान उन्हीं के लिए बनाए, और हम कहते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। तो संविधान को सर्वोच्च क्यों रखा जाए? संविधान में किस चीज की शक्ति है कि उनको सर्वोच्च अधिकार दिया गया कि संविधान की सर्वोच्चता है? तो संविधान इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि उसे शक्ति हम भारत के लोगों से प्राप्त होती है। फिर इसके अंदर जो शासन व्यवस्था के बिंदु दिए गए हैं, शासन व्यवस्था किस तरह की होगी, तो इसमें सबसे पहला बिंदु आता है प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संप्रभुता। और भारत को पूर्ण संप्रभु बताया गया है। संप्रभुता, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। तो इन शब्दों की अपन अब विस्तार से थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु है संप्रभुता। भारत किस तारीख से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है? क्या भारत आजादी के दिन से ही पूर्ण संप्रभु है? 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्रियान्वित होता है, क्या उसी दिन से हमारा देश पूर्ण संप्रभु है? तो उसका जवाब है कि उस दिन पूर्ण संप्रभु देश नहीं था, क्योंकि उस समय भी गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन कार्य कर रहे थे, और उनकी नियुक्ति ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा की गई थी। तो उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन स्टेट के रूप में कार्य कर रहे थे। जब तक कि ये दोनों देश अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक उन्हें डोमिनियन स्टेट का दर्जा था। डोमिनियन स्टेट से क्या तात्पर्य हुआ? या जैसे हिंदी में शब्द यूज करते हैं अधिराज्य। अधिराज्य, अधिराज्य से तात्पर्य हुआ कि जिसके पास पूर्ण संप्रभुता नहीं है, यानी वो विदेशी मामलों में सर्वोच्च निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता।
जबकि जो पूर्ण संप्रभु देश होते हैं उनके पास आंतरिक संप्रभुता यानी कि जो आंतरिक निर्णय है उनमें भी, और बाह्य संप्रभुता जो विदेश के निर्णय हैं उनमें भी सर्वोच्च निर्णय लेने की क्षमता उसी देश के लोगों के पास होती है। तो वो स्थिति 26 जनवरी 1950 से जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन हम पूर्ण संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभरे। यहां इसी के साथ अपन 2-3 शब्दावलियों की और चर्चा कर लेते हैं जो डोमिनियन स्टेट से जुड़ी हुई है। डोमिनियन स्टेट से नीचे की अवस्था होती है उपनिवेश। उपनिवेश से थोड़ी सी अपन ऊपर की बात करें तो अधिराज्य होता है, और उससे ऊपर की अवस्था होती है संप्रभु। ये मतलब इंटेंसिटी के लेवल से देखें तो उपनिवेश जो कि पूर्ण रूप से किसी एक अन्य देश की कॉलोनी हुआ करता है, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता दोनों ही उस देश के पास नहीं होती, जबकि वो देश जो उसके ऊपर राज कर रहा है उसके पास संप्रभुता होती है। यानी कि भारत और अपने पाकिस्तान या विभिन्न जो कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स राज किया करते थे, तो वो ब्रिटेन के उपनिवेश थे। फिर उससे थोड़ी सी अच्छी स्थिति अधिराज्य में होती है। अधिराज्य में आंतरिक संप्रभुता तो होती है लेकिन बाह्य संप्रभुता नहीं होती, और उससे अपन अगले स्टेप में बढ़े तो आता है पूर्ण संप्रभु राष्ट्र, यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के निर्णय लेने के लिए उसी देश के नागरिक स्वतंत्र है, उनके पास है सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति। तो इन बिंदुओं की, इन मुद्दों की अपन ने चर्चा की। दूसरा शब्द आता है समाजवादी। समाजवादी से क्या तात्पर्य है, और हमारे संविधान के अंदर जिस तरीके के समाजवाद की चर्चा की गई है, क्या वो मार्क्स वाला समाजवाद है जो मार्क्स ने लाल क्रांति के द्वारा एक समाजवाद का आह्वान किया था और फिर उनके विचारों को धरातल पर उतारने का कार्य लेनिन ने 1917 की रूसी क्रांति के दौरान किया था? क्या वैसा ही समाजवाद हमें लाना है हमारे देश में संविधान वेताओं ने? और उस समय जो गांधी जी का प्रभाव था, तो कहीं न कहीं गांधीवाद और उस मार्क्स के साम्यवाद के बीच की स्थिति को हमारे संविधान वेताओं ने अपनाया। उसके तहत उन्होंने साम्यवादी समाजवाद की बजाय इसको नहीं अपनाया। इसकी बजाय जो उन्होंने अपनाया वो है लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा हम समाजवाद की स्थापना करेंगे। अब भाई साम्यवादी कैसे करते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से समाजवाद की स्थापना कैसे होती है? समाजवाद का मुख्य तात्पर्य ये है कि सबको समान समझा जाएगा और संसाधनों का केंद्रीकरण न हो, सभी चीजें सब लोगों के बीच समान रूप से बांट दी जाए। वो समाजवाद की अवधारणा है, जहां योग्यता की बजाय परिणाम पर बल दिया जाता है कि परिणाम के रूप में सबको समान संसाधन दिए जाने चाहिए, चाहे कोई ज्यादा योग्य हो या कम योग्य हो, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार वितरण है। समाजवाद की व्यवस्था में आवश्यकता के अनुसार वितरण होता है, जबकि जो पूंजीवादी इसकी विपरीत व्यवस्था होती है उसमें योग्यता के अनुसार वितरण हुआ करता है। जो जितना योग्य है उतना कमाए, उस तरीके से वो अपने स्टैंडर्ड को सुधारे। लेकिन समाजवादी मानते हैं कि योग्यता नहीं, आवश्यकता के अनुसार वितरण किया जाना चाहिए। तो उस अवस्था को लाने के लिए साम्यवादी लाल क्रांति की बात करते हैं, यानी कि जो भी अमीर और पूंजीपति वर्ग है उनको खत्म कर दिया जाना चाहिए, और उनके खात्मे से फिर जब वो वर्ग ही खत्म हो जाएगा तो पीछे केवल सर्वहारा वर्ग बचेगा, यानी कि जो वंचित वर्ग है वो ही बचेगा और वो अपने आप में सब समान है, तो हम समाजवाद की स्थापना कर लेंगे। ये तो साम्यवादी तरीका है, जो एक लोहलुहान करने वाला तरीका है, रक्त की क्रांतियों की बात करने वाला तरीका है। और हमने देखा कि ऐसे तरीके हमारे भारत में कभी सार्थक सिद्ध नहीं हो सकते। भारत युद्ध की बजाय, भारत शुरू से अपन देखें तो युद्ध की बजाय बुद्ध की भूमि है, जहां भगवान महावीर, जहां बुद्ध, उसके बाद हम देखें तो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, इस तरीके के नेता, इस तरीके के समाज सुधारक अपने इस भारत भूमि पर हुए हैं। तो वहां इस तरीके की रक्त क्रांतियों से जो कोई शासन व्यवस्था स्थापित करने की बात तो कोरी कल्पना सी साबित होती है। इसलिए यहां भी लाना हमें समाजवाद है, ताकि समाज के अंदर इतनी ऊंच नीच न हो जाए कि 1-2% अमीर लोग बाकी के 90% से भी ज्यादा लोगों का शोषण करें और एक शोषण आधारित सोसाइटी का निर्माण हो। ऐसा समाज हम नहीं चाहते थे। हम भी एक
ऐसा समाज चाहते थे जहां सभी नागरिक समान अधिकारों का उपभोग करते हुए एक समान जिंदगी जी सके। तो इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना की बात करते हैं, जिसके अंदर, चूंकि लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, लोकतंत्र एक तरीके से बहुमत की सरकार होती है। और बहुमत में कौन है? हम हमेशा देखते हैं कि बहुमत में पूंजीपति या अमीर वर्ग तो मुश्किल से 5 या 10% हुआ करता है किसी भी देश के अंदर, किसी भी समाज के अंदर। तो एक बड़ा वर्ग गरीब, वंचित और पिछड़ों का होता है। जब उनका बड़ा वर्ग होता है तो वो अपने अनुरूप, चूंकि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण कर पाएंगे, तो उसके द्वारा वो अपने ही बीच में से नेताओं का चयन करके उस राजव्यवस्था के शीर्ष पदों पर भेज देंगे और इस तरीके से लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। जो पूंजीपति वर्ग है, वो अल्पसंख्यक है, वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास धनबल तो है लेकिन जनसंख्या या कहें तो बहुमत नहीं है, वोट नहीं है। वोट तो उन लोगों के पास ज्यादा है जो गरीब है या फिर जो पिछड़े हैं, किसान हैं, क्योंकि वो जनसंख्या में बहुत एक बड़ा दायरा घेरते हैं। तो इस तरीके से लोकतंत्र के द्वारा समाजवाद की स्थापना हमारे संविधानवेताओं ने, और इस प्रस्तावना के अंदर भी जो समाजवाद शब्द का यूज किया गया वो लोकतांत्रिक समाजवाद से तात्पर्य रखता है। फिर अगले बिंदु की ओर बात करते हैं, पंथ निरपेक्षता। अपन इससे आगे और भी चर्चा करेंगे कि जो ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये मूल संविधान के अंदर या मूल प्रस्तावना जो संविधान सभा के दौरान अपनाई गई थी और 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी, उसमें ये शब्दावली नहीं थी। हालांकि इसकी चर्चा अपन थोड़ा आगे के बिंदु में करेंगे। पहले इन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। पंथ निरपेक्षता, एक चीज ध्यान रहे, जब भी हम उद्देशिका के संबंध में या भारतीय संविधान के संबंध में सेक्युलरिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका हिंदी शब्द धर्मनिरपेक्षता लिखने से बचें। उसके लिए प्रॉपर हिंदी जो टर्म है वो पंथ निरपेक्षता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता और धर्म से तात्पर्य हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी के रूप में लिया जाता है। और कोई भी धर्म से निरपेक्ष होकर कैसे शासन व्यवस्था हो सकती है, उसकी परिकल्पना यकीनन यूरोप जैसे देशों में होती रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरीके की कोई शासन व्यवस्था की परिकल्पना इतनी आसान नहीं रही है। इसलिए जब बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान जब शब्द जोड़ने की बात आई कि सेक्युलरिज्म के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाए, तो उन्होंने हिंदी शब्दावली में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया। अब अपन देखते हैं कि पंथ निरपेक्षता कैसी है, भारतीय पंथ निरपेक्षता किस तरीके की है। पंथ इस अपन प्रस्तावना के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा यदि कोई शब्द विवादित है तो ये वाला शब्द है। और आप आज के समय की स्थितियां, परिस्थितियां देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये तो आने वाले समय में, मैं आज की देश की जो शासन व्यवस्था है, जिन सत्ताधारी दलों का शासन पूरे देश के अंदर चाहूँ और बढ़ रहा है, चल रहा है, तो उस संदर्भ में देखें तो इस पंथ निरपेक्षता शब्द की और ज्यादा प्रासंगिकता बढ़ने वाली है, या एक तरीके से कहें तो ये बहुत ही ज्यादा विवाद का विषय बनने वाला है। तो यहां से सवाल बनने का सबसे ज्यादा चांस जो बनता है कि पंथ निरपेक्षता आखिरकार क्या है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। क्या ये यूरोप की पंथ निरपेक्षता, जो यूरोप के सेक्युलर स्टेट है, उनसे साम्यता रखती है या अलग है? तो हमारी पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है कि कोई भी धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं, और सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा। सर्वधर्म समभाव की भावना, यानी कि सभी धर्मों को कानून की नजर में, कानून के चश्मे से देखा जाएगा तो वो एक समान नजरिए से देखा जाएगा। किसी भी स्तर पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि यूरोप के अपन पंथ निरपेक्षता की बात करें, सेक्युलरिज्म की बात करें, तो वहां पर जो सेक्युलरिज्म की परफेक्ट एक परिभाषा है वो वहां के देशों पर लागू होती है, और उससे तात्पर्य ये होता है कि धर्म और राजनीति का पूर्ण पृथक्करण। धर्म और राजनीति ये पूर्ण पृथक करते हैं, इनका दोनों का आपस में कोई लिंक ना हो। यानी जो भी धर्मगुरु है, धार्मिक चीजें हैं,
वो राजनीति से एकदम परे है। एक आइडियल तरीके से तो पंथ निरपेक्षता इसी को कहा करते हैं, लेकिन हमारे जो पंथ निरपेक्षता अपनाई गई है उसका नाम दिया गया है, जैसे राजीव भार्गव जी ने कहा है, वैकल्पिक पंथ निरपेक्षता। हमने एक विकल्प दिया है एक और अन्य तरीके की पंथ निरपेक्षता का। और वैकल्पिक पंथ निरपेक्षता में क्या है कि हम सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देंगे, और वैकल्पिक पंथ निरपेक्षता के तौर पर ऐसा नहीं है कि राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि आवश्यकता महसूस होती है तो राज्य आगे बढ़कर लोक हित के लिए धर्म के मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। इसे उसूली फासला सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें अपन देखते हैं उसूली फासला। ये मेन कीवर्ड्स है जो मैं लिखता जा रहा हूं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। उसूली फासला सिद्धांत ये किसके दिया है? राजीव भार्गव ने। और राजीव भार्गव ने वैकल्पिक पंथ निरपेक्षता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। उसूली फासला सिद्धांत से क्या तात्पर्य कि हमारा उसूल है, यानी कि राज्य का उसूल है, वो धर्म से फासला बना के रखेगा। राज्य का उसूल है कि वो धर्म से फासला बना के रखेगा, लेकिन यदि आवश्यकता महसूस हुई तो राज्य धर्म के मामलों में युक्त हस्तक्षेप भी कर सकता है। जैसे हमने देखा 3 तलाक का विवाद, या हम देखते हैं दहेज, ये अपने घूंघट प्रथा के संबंध में, बुर्का प्रथा के संदर्भ में। तो यहां 3 तलाक के ऊपर कानून बनाया, तो इसे अपन ऐसे नहीं कह सकते कि ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों किया। जब हम एक पंथ निरपेक्ष देश हैं तो छोड़ दो, विभिन्न धर्म के मुद्दों पर चर्चा छोड़ दी जाए और केवल राजनीति के कार्य किए जाए। लेकिन उसूली फासला सिद्धांत के तहत जब हम कानून बनाते हैं तो उसका उद्देश्य लोगों के अधिकारों की रक्षा होती है। लोक हित में राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसा कि 3 तलाक मामले में किया गया। इस तरीके से हमने उसूली फासला सिद्धांत राजीव भार्गव जी की चर्चा की। और यूरोप से कुछ अर्थ में देखें तो हमारी पंथ निरपेक्षता अच्छी भी है। अच्छी इस सेंस में क्योंकि उनकी पंथ निरपेक्षता, उनका सेकुलरिज्म पूरी तरीके से संदर्भों से परे है, संदर्भों के प्रति संवेदनशील नहीं है। और हमारा जो पंथ निरपेक्षता है वो संदर्भों को लेकर संवेदनशील है। जैसे संदर्भ आया 3 तलाक का, या फिर संदर्भ आता है सिखों के द्वारा दाढ़ी रखने का, उनके द्वारा कृपाण रखने का, तो हम इन तमाम संदर्भों को लेकर संवेदनशील है और कुछ ऐसे कानून बनाते हैं ताकि इनकी संवेदनशीलता को जिंदा रखा जा सके। इन धर्मों की विभिन्न जो अच्छी बातें या फिर इन धर्मों की जो रूढ़ियां, जो इन धर्मों की प्रथाएं हैं, उनका भी ध्यान रखा जा सके। तो हम उन तमाम चीजों के प्रति संवेदनशील है। लेकिन फ्रांस की पंथ निरपेक्षता को देखें तो वो इन तमाम संदर्भों के प्रति असंवेदनशील है। जैसे वहां ये कह दिया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र पर किसी भी धार्मिक चिन्ह का यूज नहीं किया जाएगा। तो फिर चाहे कोई भी धर्म हो, फिर वहां सिख ये कह के नहीं जा सकते कि मैं तो पगड़ी बांधूंगा। वहां यदि सिख है तो उन्हें भी ट्रैफिक रूल्स के तहत हेलमेट पहनना होगा, क्योंकि वो संवेदनों के प्रति, वो उन संदर्भों के प्रति संवेदनशील नहीं है। वो किसी भी अलग के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग प्रावधान के पक्षधर नहीं है। उनके लिए धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं होना चाहिए, चाहे वो युक्त हो, चाहे वो तर्कसंगत हो, लेकिन कोई भी भेदभाव ना हो। सारे धर्म हर तरीके से समान। और हमारे अलग अलग धर्मों के लिए उनकी स्थितियों परिस्थितियों के अनुरूप, उनकी विभिन्न जो रीति रिवाज है उनके अनुरूप कुछ विभेद जिनकी आवश्यकता महसूस हुई वो हमने स्वीकार किए और उनकी अभिरक्षा के लिए कानून निर्माण भी किए। तो पंथ निरपेक्षता की ये चर्चा की। और यहां से मेंस के अंदर भी एक अच्छा सा सवाल बन सकता है। हालांकि 10 नंबर का तो बनने के चांसेस इतने नहीं है, लेकिन 2 या 5 नंबरों में बन सकता है। और आजकल तो चर्चाएं इस दौर तक पहुंच चुकी है कि पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द को प्रस्तावना के अंदर रखा ही क्यों गया है, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां बदलती जा रही है। कई संगठन और यहां तक कि कई बड़े बड़े दल भी हिंदू राष्ट्र जैसी बातें करते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि एक राष्ट्र जो सबको साथ लेके आगे बढ़ने की बात करता है, जो इन विभिन्न धर्मों से परे होकर, विभिन्न जातियों से परे होकर, विभिन्न नृजातीयताओं से परे होकर सबको समान मानते हुए
और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है, वही आज के इस उदारवादी दौर में लिबरल विचारों वाला देश, लिबरल विचारों वाली सोसाइटी ही आगे बढ़ पाएगी। तो हम निष्कर्षतः इसी बिंदु पे पहुंचे कि पंथ निरपेक्षता एक अच्छा मूल्य है जो किसी भी देश की समाज के लिए, वहां रहने वाले लोगों के लिए, उनकी उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक एक सामाजिक मूल्य है। फिर अगला बिंदु आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? हम शुरुआती क्लासों से, छठी क्लास से ही पढ़ते आते हैं कि लोकतंत्र, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। तो हमारे संविधानवेताओं ने भी लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन। और लोकतंत्र और गणराज्य दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। कई बार हम लोकतंत्र और गणराज्य को एक रूप में देखते हैं, हालांकि इन शब्दों में बहुत अंतर है और उनका स्पष्टीकरण हमारे जहन में होना जरूरी है। लोकतंत्र से तात्पर्य है जनता का शासन, यानी कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से करती हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से करती है। इस लोकतंत्र में अपन देखते हैं कि दो प्रकार है लोकतंत्र में। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यदि अपन चर्चा करनी चाहे तो इस पूरी क्लास के अंदर लोकतंत्र पे ही निकाल लें, लेकिन अपने को इस टॉपिक को भी कवर करना है और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें क्लियर भी हो जाएं, तो उन मुख्य मुख्य बिंदुओं पे अपन चर्चा करते हुए और इनके अंदर और भी ज्यादा गहराई से न जाए हुए जो अपने काम की चीजें उन पे अपन मोटा मोटी चर्चा करते हुए अगले बिंदुओं की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष यानी कि जनता स्वयं यदि कानून निर्माण में भाग ले, और अप्रत्यक्ष के अंदर जनता अपने प्रतिनिधि चुने और फिर वो प्रतिनिधि किसी एक विधान के अंदर जाके विधि निर्माण का कार्य करे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में देखें तो रूसो, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के एक प्रबल समर्थक विचारक हैं, और उन्हीं रूसो के देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था आज भी देखने को मिलती है। हम स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था देखने को मिलती है। और हमारे भारत में भी आप एक ऐसी निकाय का नाम बताइए जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। भारत की जो ग्राम सभा, पंचायती राज के दौरान अपन ने ग्राम सभा का जो प्रावधान किया है, तो ग्राम सभा के अंदर भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। ग्राम सभा के अंदर जो उसके सदस्य होते हैं, यानी कि ग्राम सभा में उसके सदस्य वो तमाम वोटर होते हैं जो उस ग्राम पंचायत के होते हैं, और वही लोग एक जाजम पर बैठकर, एक चौपाल पर बैठकर या ग्राम पंचायत के उस भवन में बैठकर अपने लिए, उस अपनी ग्राम के लिए उन विधानों का निर्माण करते हैं जो उनके ग्राम की उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं। तो ग्राम सभा के अंदर भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखने को मिलता है भारत के संदर्भ में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में देखें तो उस समय रूसों के समय की परिस्थितियां अलग थी, और आज 21वीं सदी में हम देखें तो इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है कि यदि हम 140 करोड़ लोग ये कहने लग जाएं कि हम ही मिलकर हम ही संविधान बनाएंगे, हम ही विधि बनाएंगे, हम ही विभिन्न कानून बनाएंगे, तो कैसे हो पाएगा? इसलिए समय के साथ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की आवश्यकता महसूस हुई और लोग अपने में से ही कुछ प्रतिनिधि चुनकर विधानमंडल के अंदर भेजते हैं और वो उनके लिए कानून का निर्माण करते हैं। चूंकि वो इन विभिन्न लोगों के बीच में और इन अलग अलग समाज से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग भाषाओं से चुन के आए हैं, तो वो कानून भी एक ऐसे समावेशी कानून का निर्माण करते हैं ताकि सभी लोगों के लिए वो उपयुक्त हो सके। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर हुआ करता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर अपन विचार की एक बात करें तो जेएस मिल अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के शुरुआती विचारक हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक कंसिडरेशन ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंदर इसकी शुरुआती चर्चा की और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की आवश्यकता को महसूस किया। फिर अपन आते हैं गणराज्य के अंदर। गणराज्य क्या होता है, ये किस तरीके से लोकतंत्र से अलग है या फिर लोकतंत्र का ही भाग है। गणराज्य से तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी देश के लिए या किसी भी राज्य के लिए पॉलिटिकल साइंस के अपन कोर क्षेत्र में बात करें तो वहां देश या राष्ट्र की बजाय एक राज्य शब्द का यूज किया जाता है। अपन भारत को भी यदि पॉलिटिकल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत एक राज्य है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक राज्य है, ये तमाम एक राज्य के रूप में देखे जाते हैं। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उस राज्य का, गणराज्य के संबंध में बात कर रहे हैं अपन, तो उस राज्य का जो हेड ऑफ द स्टेट है उसका यदि चुनाव, उस हेड ऑफ द स्टेट का चुनाव किस तरीके से हो रहा है, उसके ऊपर गणराज्य और राजतंत्र ये दो विरोधी व्यवस्थाएं हैं। गणराज्य के अंदर हेड ऑफ द स्टेट का चुनाव किया जाता है जनता में से ही, उस देश के नागरिकों में से ही चुनाव किया जाए तो वो गणराज्य होता है। जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, या ये आवश्यक नहीं है कि उसका प्रत्यक्ष चुनाव हो, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, लेकिन वो चुनाव के द्वारा चुन के आए और उस राज्य का हेड ऑफ द स्टेट के पद पर बैठे। लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में जब चुनाव के बजाय वंशानुगत व्यवस्था से कोई हेड ऑफ द स्टेट बनता है तो उसे हम राजतंत्र कहते हैं। यानी कि एक अपन त्रिभुज से समझे तो लोकतंत्र और गणतंत्र इन दोनों की व्यवस्था को समझ सकते हैं। मैं थोड़ा साइंस बैकग्राउंड और विशेषकर साइंस मैथ बैकग्राउंड से रहा हूं तो साइंटिफिक तरीके से चीजों को पढ़ने पे ज्यादा क्लियरिटी आती है। तो अपन देखें, ये किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का सर्वोच्च पद है। या सर्वोच्च पद पर यदि बैठने वाला हेड ऑफ द स्टेट चुनाव के द्वारा आ रहा है तो वो गणराज्य, और यदि चुनाव की बजाय वो वंशानुगत पद है, वंशानुगत, तो वो राजतंत्र है। और ग्रास रूट पे देखें तो जनता का शासन जहां होता है उसको लोकतंत्र कहते हैं। इन जनता के बीच में से ही चुन के ऊपर की तरफ प्रतिनिधि भेजे जा रहे हैं। तो यदि जनता का शासन है तो वो लोकतंत्र है। यानी कि लोकतंत्र किसी देश की जो ग्रास रूट व्यवस्था है उसके बारे में एक अवधारणा है कि जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनाव किया जाए। अब अपन देखते हैं कि कई ऐसी व्यवस्थाएं भी है जहां लोकतंत्र है लेकिन ऊपर राजतंत्र की व्यवस्था है, यानी कि लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है। अपन ब्रिटेन की बात करें तो वहां लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं, एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। जापान एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो इन तमाम राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं के अंदर जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र नहीं हो, लोकतंत्र वहां भी है, वहां भी जनता का शासन है, वहां भी जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और वहां जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है यानी कि शासनाध्यक्ष है उसका चुनाव जनता करती है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राजा या रानी जो भी वहां क्राउन हुआ करता है वो वंशानुगत पद है। तो इससे अपने को क्या सीखने को मिला कि राजतंत्र और लोकतंत्र जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ एक जगह देखने को मिले। हमने इसके संदर्भ में ब्रिटेन और जापान के उदाहरण देखे जहां राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं के साथ साथ लोकतंत्र की व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। तो ये अपन ने जो हमारे संविधान के और हमारे भारत की राज्य व्यवस्था की, शासन व्यवस्था की कुछ प्रकृतियां हैं उनकी चर्चा की। यदि कभी भारत की शासन व्यवस्था की प्रकृति के संदर्भ में सवाल पूछा जाए तो आप संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य इनकी आप उल्लेख करते हुए प्रकृति को बता सकते हैं। अब अपन शासन व्यवस्था की बात हो गई। तीसरा पॉइंट जो शुरुआती अपन तत्वों के दौरान देखा था, तीसरे पॉइंट में संविधान के उद्देश्य थे न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, उनकी अब चर्चा करते हैं।
तीसरा बिंदु है संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्यों के अंदर हम नागरिकों के उन तमाम अधिकारों की बात करते हैं जो संविधान वेताओं ने अपने देश के नागरिकों को उनकी उन्नति और विकास के लिए प्रदान किए। इसके अंदर सबसे पहले आता है न्याय। इनको क्रम से याद रखें। स्वतंत्रता, समता और बंधुता। न्याय के अंदर तीन तरीके का न्याय है। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय। अपन ये भी चर्चा करेंगे कि ये तीनों अलग अलग किस तरीके से हैं। जब तीनों न्याय के ही बिंदु है तो इनमें क्या अंतर है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। आर्थिक न्याय से क्या तात्पर्य है? आर्थिक न्याय यानी संसाधनों का समान रूप से वितरण किया जाएगा। जो कोई संसाधन है उसके ऊपर किसी वर्ग विशेष का, जाति विशेष का या धर्म विशेष का केंद्रीकरण नहीं होगा और उस देश के नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताएं यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन आवश्यकताओं की यदि पूर्ति कर दी जाए तो वहां आर्थिक न्याय की स्थापना मान ली जाएगी। दूसरा, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी कि उस राज्य के भीतर तमाम वर्गों के बीच समानता का भाव रखा जाएगा। जाति, धर्म, वर्ग, लिंग या फिर उस क्षेत्र, भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। वो समाज के अंदर सभी वर्ग समान समझे जाएंगे। ये सामाजिक न्याय। और राजनीतिक न्याय यानी कि वोट डालने का अधिकार या फिर वोटों के अंदर खड़ा होने का अधिकार, प्रतिनिधि बनने का अधिकार, वो भी सबको समान रूप से उपलब्ध होगा। तो इन तीन न्याय की चर्चा हमारी प्रस्तावना के अंदर की गई है। फिर आते हैं स्वतंत्रता के अंदर। स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? स्वतंत्रता यानी कि प्रतिबंधों का अभाव। जब हमारे ऊपर कई प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए स्वतंत्रता को देखें तो जब प्रतिबंध नहीं हो, प्रतिबंध न होने की स्थिति को अपन स्वतंत्रता कहते हैं। क्या किसी तरीके का प्रतिबंध हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए? फिर तो अपन एकदम समाज के अंदर अव्यवस्था फैला देंगे, हर कोई किसी को मारने कूटने लग जाएगा। तो इसलिए प्रतिबंध भी ऐसे लगाए जाने चाहिए जो युक्ति युक्त प्रतिबंध हो। तो अब हमारे संविधान के अंदर जो स्वतंत्रता की चर्चाएं की गई है वो अपन मूल अधिकार में भी देखेंगे कि स्वतंत्रता और समता, ये अधिकार मूल अधिकारों के अंदर आर्टिकल शुरुआत में 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक, यानी कि 14 से 18 तक समता के अधिकार की बात की गई। उसके बाद 19, 20, 21 और 22 के अंदर स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता हमें दी गई है और हमारी इस प्रस्तावना के अंदर किन किन स्वतंत्रताओं को ले गए? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इनके संदर्भ में स्वतंत्रताएं दी गई। कोई भी व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता है। उन विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है और अपने विश्वासों को कायम रख सकता है। उन विश्वासों के प्रति वो स्वतंत्र है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, हमारे मूल अधिकारों के अंदर भी धार्मिक स्वतंत्रता का अलग से जिक्र किया गया है। तो किसी भी धर्म को अबाध रूप से अपनाने या धर्मों से इतर, यानी कि कोई नास्तिक रहना चाहे तो वो नास्तिक के रूप में अबाध रूप से धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता भी वो इसी के अंदर आती है। और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये तमाम स्वतंत्रताएं, 5 तरीके की स्वतंत्रताएं, 3 तरह के न्याय। फिर आती है समता। किन बिंदुओं की समता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर।
तमाम व्यक्तियों के बीच अवसर की समता होगी, उन्हें समान रूप से अवसर दिए जाएंगे कि वो उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सके, और प्रतिष्ठा भी तमाम लोगों के बीच बराबर रूप से बटी हो। ऐसे नहीं कि जैसे पूर्व में वर्ण व्यवस्थाएं या जाति व्यवस्थाएं आधारित समाज के अंदर कुछ वर्ग विशेष, कुछ जाति विशेष के लोगों के लिए प्रतिष्ठा ज्यादा हुआ करती थी, जबकि तथाकथित निम्न वर्ग के लोगों के लिए जो प्रतिष्ठा और गरिमा है वो कम हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं होगा, सब लोगों को राज्य की दृष्टि में समान देखा जाएगा। फिर आती है बंधुता। बंधुता के संदर्भ में देखें तो जो बड़ा लंबी शब्दावली यूज की गई है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जाएगा, साथ ही राष्ट्र की एकता के लिए और उसकी अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता यानी कि भाईचारे का भाव, सब मिलजुल के रहेंगे, एक अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए भाईचारे का भाव। तो ये संविधान के उद्देश्य हो गए। फिर इसके अंदर जो चौथा बिंदु आता है वो है संविधान क्रियान्वयन। और उसकी तिथि जो है, तो वो तिथि हालांकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, लेकिन उससे पहले अपना लिया गया था 26 नवंबर को, और उस तिथि का जिक्र यहां किया गया है, 26 नवंबर 1949। और विशेषकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की अपन बात करें तो उसके अंदर या तो ये तारीख या फिर जो विक्रम संवत वाली तारीख का जिक्र किया गया है वो कभी भी पूछी जा सकती है। तो संवत 2000 मिति मार्क्सिस संवत 2006 विक्रमी। इधर तो 1900 अपन देख रहे हैं 49 हो रहा है और 2006। तो हम जानते हैं कि जो विक्रमी संवत है वो इस ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। आज के समय जो अभी नया वर्ष, कल रामनवमी थी, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को नया वर्ष लगता है, और अभी कौन सा नया वर्ष चल रहा है? क्या आपको अभी याद है कि कौन सा हिंदू नववर्ष अभी लगा है? तो वो अभी 2082 शुरू हुआ है। जब 2006 उस समय ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1949 था, तो उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी, उस दिन कौन सी तारीख थी? शुक्ल सप्तमी। सप्तमी यानी कि मारवाड़ी में भाषा में कहें तो चौंदनी हाथम। तो मिग्र की चौंदनी हाथम रो हमारा संविधान लागू हुआ है। हमारा संविधान उसको अंगीकृत किया गया है, लागू उसके बाद हुआ है। तो ये तारीख भी आप याद रखें। जैसे पेपर के ट्रेंड के अनुसार अपन देखें तो ये चीजें कहीं से हालांकि कम पूछी गई है, पर कभी भी इसे पूछा जा सकता है। एक अच्छा सवाल कभी भी यहां से बन सकता है। तो ये हमने प्रस्तावना के विभिन्न मूल्यों की बात की, विभिन्न अधिकारों की बात की, और उसके अंदर जो शासन व्यवस्था है उसकी बात की। क्या उन शब्दों के निहितार्थ है उनको समझने का प्रयास किया। अब अपन देखते हैं कि क्या ये प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इसको लेके भी शुरुआत में बड़ा विवाद का विषय रहा। जब अनुच्छेद और अनुच्छेदों के अनुरूप तो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और उस अपने देश की शासन व्यवस्था, लोगों के अधिकार, मूल अधिकार, विभिन्न संवैधानिक संस्थाएं चलती है, लेकिन जो प्रस्तावना के अंदर चीजें दी गई है
वो व्यवहारिक तौर पर कोई शक्तियां प्रदान नहीं करती, न राज्य को न लोगों को, तो क्या ये संविधान का भाग है या नहीं है? इस संदर्भ में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहरूआड़ी वाद के अंदर, अगले पेज पे अपन इसकी चर्चा करते हैं। संविधान का भाग है या नहीं? है या नहीं? प्रियम्बल के सेंस में बात कर रहे हैं, कहीं टॉपिक तो नहीं भूल रहे हैं आप? तो क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? ये प्रश्न जब सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो सबसे पहले बहरूआड़ी वाद के अंदर, बहरूआड़ी वाद जो कि 1960 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि जो संविधान के विभिन्न प्रावधान हैं उनको तो, जो अनुच्छेद है, विभिन्न अनुसूचियां हैं, वो व्यवहारिक तौर पे उपयोगी है, जबकि ये परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है। तो इस तरीके से देखें तो ये संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद सज्जन सिंह केस, जिसका अपन ने कल मूल ढांचे वाले बात जो विवाद था उसके विकास क्रम में भी इस वाद की बात की थी, सज्जन सिंह वाद, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाद 1965। तो इसके अंदर भी वही पूर्ववर्ती निर्णय को कायम रखा और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। इसके बाद बहुचर्चित वाद, चिर परिचित केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारती 1973। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहले के इन दोनों वाद में जो बात की थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसको पलटते हुए ये माना कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मान लिया। लेकिन इसके साथ साथ केशवानंद भारती वाद के अंदर ये चीजें स्पष्ट की कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो है, लेकिन वो परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि उसे इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सका, यानी कि परिवर्तन यदि नहीं होता है, राज्य उसे लागू नहीं करवाता है, जो प्रस्तावना के अंदर विभिन्न चीजें दी गई है और राज्य उसे लागू करवा पाने में असमर्थ व्यक्त होता है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी नागरिक उन बिंदुओं को लेके कि ये तो हमारे प्रस्तावना के अंदर लिखे हुए हैं और उपलब्ध नहीं करवाए गए, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर ले, हाई कोर्ट का रुख कर ले, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं, इन पे वाद विवाद नहीं किया जाएगा, कोर्ट के अंदर इनके ऊपर केस नहीं होंगे, वाद योग्य नहीं। फिर और स्पष्टता दी कि ये अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं, अनुच्छेद तो प्रभावी है, उनके अंदर जो जो चीजें लिखी गई हैं वो अक्षर से व्यवहारिक है, अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं। प्रभावी नहीं। एक और बिंदु दिख रहा है क्या? यहां पे दिख ही रहा है, परिवर्तनीय नहीं है, अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जिस तरीके से अनुच्छेदों से संसद शक्तियां प्राप्त करती है और कानून निर्माण का काम करती है, या कार्यपालिका, न्यायपालिका वो तमाम शक्तियां प्राप्त करती है और उनके उस ऊपर जो लिमिटेशंस है वो भी लगाई गई है, तो प्रस्तावना के संदर्भ में ये चीजें लागू नहीं होती। यानी कि प्रस्तावना संसद को कोई भी शक्तियां प्रदान नहीं करती। ऐसा नहीं कि प्रस्तावना के अंदर प्रावधान ये कर दिए गए तो संसद ये बोलते हुए कुछ प्रावधान कर दे कि वो चीज
प्रस्तावनाओं के अंदर लिखी हुई है और इसलिए हम करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ प्रस्तावना के जो प्रावधान है वो संसद के किसी कानून निर्माण की शक्ति पर अंकुश भी नहीं लगाते। तो ना तो संसद को रोकते हैं और ना अंकुश लगाते हैं, अंकुश भी नहीं लगाते। कोई संसद कार्य कर रही है और उसके विरुद्ध हम ये तर्क लेके नहीं जा सकते कि ये चीज तो प्रस्तावना के अंदर लिखी हुई है और संसद ऐसे क्यों कर रही है। तो संसद के ऊपर प्रस्तावना अंकुश भी नहीं लगाती है और किसी कार्य को करने के लिए आग्रह भी नहीं कर सकती। ये अपन ने देखा कि संविधान का भाग है या नहीं प्रस्तावना, इसके संबंध में इन 3 केसेस की चर्चा की। और आज के समय ये वस्तु स्थिति प्रस्तावना के संदर्भ में है कि ये परिवर्तनीय नहीं है और अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है। संसद इन चीजों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाने की उनके ऊपर कोई कहें तो मतलब आवश्यक नहीं है कि उनके ऊपर कानून बनाए ही जाएं, और न संसद के ऊपर ये अंकुश लगाती है प्रस्तावना के प्रावधान। फिर अपन देखते हैं कि क्या प्रस्तावना के अंदर अगला बिंदु आता है कि प्रस्तावना के अंदर क्या हम संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि संविधान के विभिन्न भागों पे संशोधन किया जा सकता है। अपन ने कल की क्लास में देखा कि केशवानंद भारती केस से जो ये टकराव था वो टकराव काफी हद तक सुलझा दिया गया था। और वर्तमान की वस्तु स्थिति ये है कि संसद संविधान के अंदर कुछ भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो संशोधन किसमें? प्रस्तावना के अंदर संशोधन। तो प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत। चूंकि जब ये प्रावधान केशवानंद भारती केस में ये किया गया कि संशोधन किया जा सकता है और संसद किसी भी कानून को, किसी भी संविधान के प्रावधान को चेंज कर सकती है मूल ढांचे को छोड़कर, केशवानंद भारती केस। साथ ही साथ इसके अंदर केशवानंद भारती में स्पष्ट कर दिया गया था कि मूल ढांचे को छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यानी कि जो प्रस्तावना के अंदर शब्द लिखे गए हैं धर्मनिरपेक्षता, और अपन ने कल देखा था कि जो केशवानंद भारती केस है उसमें मूल ढांचे को स्पष्ट परिभाषित तो नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे जो मूल ढांचे की परिधि के अंदर आते हैं, और उसमें धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता वो बिंदु भी शामिल है। उसके अंदर लोकतंत्र, गणतंत्र, संसदीय प्रणाली, ये तमाम बिंदु शामिल है। तो जो शब्दावली प्रस्तावना के अंदर पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य या प्रभुत्व संपन्न, एकता और अखंडता, इन चीजों में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये मूल ढांचे का विषय है। हालांकि अभी स्थितियां कुछ ऐसी बन रही है कि धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द को क्या पता आने वाले समय में बड़ा चर्चा का विषय तो वर्तमान में बना हुआ है ही, लेकिन स्थितियां इस तरीके की हो कि सत्ताधारी दल कभी भी धर्मनिरपेक्ष या जो पंथ निरपेक्ष शब्द का यूज किया गया है इसको हटाने के संबंध में विचार कर सकती है। तो उस समय ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि ये कोरी कल्पनाएं की बातें हैं कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन अपन विचार तो इसके ऊपर कर ही सकते हैं। और स्थितियां परिस्थितियां चाहूं और ऐसी बन ही रही है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट फिर क्या डिसीजन लेता है वो चीजें भी देखने जैसी होगी, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का बिंदु है और धर्मनिरपेक्षता के शब्द को हटाए जाने की कोशिश की जाती है, तो जरूर सुप्रीम कोर्ट शांत तो नहीं बैठेगा। केशवानंद भारती केस में संशोधन की बात की गई। अब चूंकि 1973 के अंदर संशोधन की छूट मिली गई है, उससे पहले हालांकि ऐसे कोई मुद्दे उठे ही नहीं थे कि संशोधन कर सकें या नहीं कर सकें, या किसी ने प्रस्तावना के अंदर संशोधन करने की चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि क्या आवश्यकता थी कि प्रस्तावना के अंदर क्या चीज है क्या नहीं है, उनसे सत्ताधारी पार्टियों को, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी व्यक्ति को प्रस्तावना के अंदर कौन सी चीज है उससे कोई खास मतलब रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना से कोई शक्तियां तो किसी भी सरकार के अंग को प्राप्त होती नहीं है, लेकिन
इससे 3 साल बाद 1976 के अंदर इंदिरा गांधी ने 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया। हम देखें कि प्रस्तावना के अंदर आज तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो इस 42वें संविधान संशोधन 1976, सॉरी 1946 कैसे लिख दिया, 1976, ये एक ही बार इसमें अपने संशोधन हुआ है प्रस्तावना के अंदर, और संशोधन करके उसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता एवं अखंडता। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बढ़िया सवाल बनने लायक है, क्योंकि 3 चीजें पढ़ी है, चौथी कोई भी एक पॉइंट इनके अंदर जोड़ के एमसीक्यू बनाया जा सकता है। और दूसरा, मेंस के अंदर 2 नंबर का एक सवाल यहां से बन सकता है इन तीनों बिंदुओं को लेके कि प्रस्तावना के अंदर जब 42वें संविधान संशोधन के दौरान कौन से बिंदु जोड़े गए। हालांकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया, लेकिन अपन थोड़ी और गहन विश्लेषण करें, हालांकि मुख्य परीक्षा में इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रभुत्व संपन्न जो पहले शब्द था, प्रभुत्व संपन्न, इसके आगे संपूर्ण शब्द जोड़ा गया। ये संपूर्ण शब्द भी बाद में जोड़ा गया है, क्योंकि ये कोई एक विशिष्ट मूल्य नहीं है, क्योंकि ये कोई एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए अपन इसकी चर्चा नहीं करते, इन 3 ही शब्दों को मानते हैं। लेकिन कई बार टेक्निकल चीजें ऐसे पूछ ली जाती है कि कर्म कौन सा है या कितने एग्जैक्ट कितने शब्द जोड़े गए, तो उस संदर्भ में अपन देखें तो टोटल 5 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, या एकता, पहले एकता था, एकता एवं अखंडता, तो एवं शब्द, और ये संपूर्ण, ये कुल मिला के 3 + 2 5 शब्द हो गए। हालांकि कभी भी यदि एग्जाम के अंदर सवाल बनता है और ऑप्शन के अंदर 3 दिया हुआ है तो आप 3 ही शब्द लिखें, क्योंकि मुख्यतः जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में या अवधारणा के रूप में जो शब्द है वो यही है। लेकिन सवाल की प्रकृति से यदि आपको लगता है कि 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है और बड़ा खुरीद के सवाल पूछ लिया गया है, तो फिर वो संपूर्ण और एवं इनको भी जोड़ के 5 उत्तर बनता है। तो इस तरीके से अपन ने प्रस्तावना के विभिन्न तत्वों की बात की, 4 अलग अलग जो तत्व नहीं थे उनकी बात की। उसके बाद हमने शासन व्यवस्था की प्रकृति और नागरिकों के अधिकार, इस प्रस्तावना को अंगीकृत या संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, उनकी चर्चा की। इसके संशोधन की चर्चा की, क्या संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस मुद्दे को भी हमने देखा। और एकमात्र संशोधन 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके दौरान कई सारे अमेंडमेंट किए गए थे। और आप देखें तो जब ये संशोधन किया जा रहा है उस समय आपातकाल लगा हुआ था 1976 में, तो इंदिरा गांधी जी ने जो भी संविधान के ऊपर समीक्षा हो सकती थी उस पूरी समीक्षा को देखते हुए कई सारे संशोधन उस समय किए। हालांकि 44वें संविधान संशोधन, उसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार नहीं रहती है और पहली बार जनता पार्टी की सरकार आती है, तो वो 44वें संविधान संशोधन के दौरान जो एक्सट्रीम संशोधन कर दिए गए थे उनको तो वापस हटा लिया गया, लेकिन कई सारे संविधान संशोधन आज भी जीवित है। फिर अपन देखते हैं जो लास्ट बिंदु है, और उसके साथ अपन क्लास को फिर अंतिम पड़ाव पे लेके चलते हैं। तो प्रस्तावना की थोड़ी सी आलोचना भी कर देते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण भी कर लिया जाना चाहिए कि प्रस्तावना के संबंध में क्या ऐसी चीजें हैं, आजकल ऐसे सवाल भी बनते रहते हैं। तो यदि हमारे सामने एक एस्पेक्ट ये आए कि प्रस्तावना के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो आलोचना के लायक है, तो अपन 3-4 बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। आलोचना के बिंदु। आलोचना, आलोचना करने में तो आप माहिर होंगे।
हर किसी की बड़ी अच्छे से आलोचना कर सकते हैं, खुद की नहीं। दूसरों की आलोचना और खुद की प्रशंसा, ये अपना फेवरेट विषय है। तो अपने को दूसरों की करनी है, खुद की आलोचना करनी नहीं है, प्रस्तावना की करनी है, बड़े आराम से करते हैं। इसके ऊपर पहली आलोचना ये लगती है कि ये नकल का आरोप इसके ऊपर लगाया जाता है। हमने देखा कि हम भारत के लोग, हमने यूएसए से लिया है, फिर जो प्रस्तावना का प्रारूप है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो इन दोनों बिंदुओं को देखते हुए प्रस्तावना के ऊपर नकल का आरोप लगता है। दूसरा, प्रस्तावना अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है। अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं, भांति प्रभावी नहीं, यानी केवल सांकेतिक है, केवल और केवल सांकेतिक है, व्यवहारिक नहीं है। फिर किस काम की चीज जो व्यवहार में बिल्कुल नहीं है, केवल दिखाने के लिए कि हमारा संविधान कैसा है, ये लो एक प्रस्तावना पढ़ लो और आपको पता चल जाएगा कि हमारा संविधान कैसा है। संकेत के रूप में या संविधान के परिचय पत्र के रूप में या संविधान की आत्मा के रूप में, जैसा कि सुभाष कश्यप ने कहा, हमारी प्रस्तावना काम करती है सांकेतिक रूप में। तो ये भी इसके ऊपर एक आलोचना का बिंदु बनता है। फिर जो प्रस्तावना के अंदर संशोधन करके शब्द जोड़ा गया, समाजवाद, ये 1976 के अंदर जोड़ दिया गया और अपना देश 1991 के अंदर एलपीजी सुधारों के दौर से गुजरा है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के इन दौर से गुजरने के बाद जो समाजवाद की बजाय हम पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं और वर्तमान सत्ताधारी दल, वो हम देखें तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में नहीं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूंजीवादी विचारों का पुरजोर समर्थन करता है। जो दक्षिणपंथी पार्टियां हुआ करती है, जिसके अंदर अपन एक हद तक भारतीय जनता पार्टी को भी रखते हैं, दक्षिणपंथी पार्टियां तमाम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंदर तो वो उदार हो जाना चाहती है, क्योंकि वो भी विकास चाहती है, वो भी देश की उन्नति चाहती है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र के अंदर वो पुरानी उसी रूढ़िवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। तो 1991 के इन सुधारों के बाद समाजवाद की बजाय हम पूंजीवाद की व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, पूंजीवादी मूल्यों को अपना रहे हैं। जैसे विनिवेश की चर्चा हो गई, विनिवेश हम विभिन्न कंपनियों का आज करते जा रहे हैं और अभी अपन देख रहे हैं कि इसके कई समय बाद विरोध भी होते रहते हैं। तो अपन पूंजीवादी की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी प्रस्तावना के अंदर समाजवाद शब्द का जिक्र, ये प्रासंगिकता को थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने वाला बिंदु है। चौथी आलोचना, पंथ निरपेक्षता। इससे पूर्व हमने जब पंथ निरपेक्षता की चर्चा की तो उस समय भी देखा कि ये सबसे ज्यादा विवाद का विषय, और विवाद का विषय है तो इसकी आलोचना तो होती ही है, पक्ष और विपक्ष के तथ्य तो इसके ऊपर अपने को मिलते ही है। तो पंथ निरपेक्षता, जब हमारे देश के अंदर कभी भी धर्म और राजनीति के पृथक्करण की बातें नहीं की जाती है, यहां तक कि महात्मा गांधी अपने 7 पापों के अंदर धर्म विहीन राजनीति को पाप मानते हैं, तो फिर हम हमारे प्रस्तावना के अंदर सेकुलरिज्म जैसे शब्द को क्यों जोड़ रहे हैं? इसको लेके भी प्रस्तावना की आलोचना हुआ करती है। तो ये 4 अपन आलोचना के बिंदु भी जहां कभी आवश्यकता होती है तो मेंस के अंदर, और यदि प्रश्न हमारे सामने किसी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आता है उसको भी हैंडल करने में आसानी होगी। हालांकि आरपीएससी कई सारे सवाल कथन, निष्कर्ष या सत्य असत्य के रूप में कई कथन डाल के पूछती है, तो इनमें इन कथनों का समावेश भी किया जा सकता है, तो आप इनसे एक अच्छे और यथेष्ट उत्तर की ओर बढ़ सकते हैं। इस तरीके से आज अपन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पूरी चर्चा की और संविधान के प्रस्तावना के ऊपर नानी पालकीवाला, सुभाष कश्यप, इन लोगों ने क्या कहा, उनके जो कोटेशंस हैं उनको भी याद रखें। उसके बाद पूरी प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए, आपके चेहरे में होनी चाहिए, ताकि प्रस्तावना से न केवल हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं, बल्कि मेंस के अंदर आंसर राइटिंग के लिए हमें कुछ ऐसे
भारी भरकम शब्दावली मिल जाती है जिनका यूज करके अपने आंसर का वेटेज बढ़ा सकते हैं। आंसर का वेटेज बढ़ाने के लिए मैं कुछ बिंदुओं की बात करना चाहूंगा जहां से आप पढ़ के विशेषकर एथिक्स है, पबेट है या फिर पॉलिटिकल साइंस के कुछ अति वो जो वर्णनात्मक क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए और उस शब्दावली का विकास हम कहां से करें। तो उसके लिए एक तो आप प्रस्तावना जो आज हमने पढ़ी वो पूरी याद कर लें, क्योंकि इसके अंदर बेहतर बेहतर शब्द है। और दूसरा जो एसडीजी गोल्स है, 17 एसडीजी गोल है, उनको अक्षरशः एक एक गोल को याद कर लें। पूछा भी जा सकता है कि गोल नंबर 9 क्या है, गोल नंबर 10 क्या है, लेकिन उसके साथ साथ अपने लिए यह भी प्रभावी होगा यदि आप इन एसडीजी गोल्स को याद कर लें तो 10 नंबर वाले सवालों के अंदर इंट्रोडक्शन बनाने में, कंक्लूजन को तैयार करने में या फिर मेन बॉडी में भी इन शब्दावलियों का यूज करके एक प्रभावी और अंकदायी आंसर अपन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने प्रस्तावना की चर्चा की और आपका धन्यवाद इतनी देर इस क्लास को सुना। उम्मीद करता हूं कि अपन ने प्रस्तावना पे अच्छी चर्चा की, आप भी कुछ इस चर्चा परिचर्चा से सीख पाए। अगली क्लास तक, जिस अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे, सिलेबस का अगला टॉपिक है मूल अधिकार। तो अगली क्लास में मूल अधिकारों पे अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।